नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की तरफ। कोरोना की बेकाबू रफ्तार देश में जारी है। हालांकि इसके नए मामले में अब कुछ कमी देखी जा रही है और स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटे के दौरान 2,38,018 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 310 लोगों की कोरोना के चलते मौत हो गई। हालांकि इस दौरान 1,57,421 कोरोना के मरीज भी ठीक हुए और वहीं कल की तुलना में आज कोरोना के 20,071 कम मामले सामने आए और सोमवार को कोरोना के 2,58,089 नए मामले सामने आए थे। और इसके बाद देश में कोरोना के कुल सक्रिय मामलों की संख्या अब बढ़कर 17,36,628 हो गई है और कुल रिकवर कर चुके लोगों का आंकड़ा अब 3,53,94,882 हो गया है। और अब तक इस कोविड-19 महामारी से देश में 4,86,761 लोगों ने अपनी जान गंवाई है और जबकि ओमिक्रॉन के कुल मामले बढ़कर अब 8,891 हो चुके हैं और देश में वैक्सीनेशन की तेज रफ्तार जारी है और अब तक कुल 158 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन भी हो चुका है। देश में कल कोरोना वायरस के 16,49,143 सैंपल टेस्ट किए गए थे और कल तक कुल 70,54,11,425 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। और वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 17 जनवरी 2022 तक देश भर में 158,04,41,000 कोरोना वैक्सीन के डोज दिए जा चुके हैं और बीते दिन 79.91 लाख टीके लगाए गए। और वहीं भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के मुताबिक अब तक करीब 70.54 करोड़ कोरोना टेस्ट भी किए जा चुके हैं और बीते दिन 16.49 लाख कोरोना सैंपल टेस्ट किए गए, जिसका पॉजिटिविटी रेट 14% से ज्यादा है। वहीं बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के वाराणसी में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता से वर्चुअली संवाद करेंगे और निर्वाचन आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों के कार्यक्रम की घोषणा के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मोदी का ये पहला राजनीतिक कार्यक्रम होगा। और बीजेपी की उत्तर प्रदेश इकाई ने कार्यक्रम की जानकारी अपने ट्विटर हैंडल पर दी और लोगों से इस विषय में नमो ऐप के जरिए अपने विचार और सुझाव साझा करने को कहा गया और पीएम काशी में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे। और ये मीडिया प्रभारी धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि इस दौरान पीएम मुख्य रूप से बूथ अध्यक्षों के साथ बातचीत करेंगे और वहीं बूथ अध्यक्ष के नाम प्रदेश आलाकमान को भेज दिए गए हैं और कार्यक्रम में विधायक, क्षेत्रीय पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष, जिला प्रभारी भी वर्चुअल जुड़ेंगे, यानी तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। और उन्होंने आगे कहा कि सांसद बनने के बाद से अब तक पीएम 31 बार बनारस का दौरा भी कर चुके हैं। और काशी क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष महेश चंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि पीएम सुबह 11 बजे नमो ऐप के जरिए संबोधित करेंगे और पीएम प्रमुख रूप से सभी बूथ अध्यक्षों से संवाद करेंगे और उन्हें जीत का मंत्र देंगे। और यूपी चुनावों के मद्देनजर गृह मंत्री अमित शाह के 23 जनवरी से पूरे उत्तर प्रदेश का दौरा करने की संभावना है। वहीं गृह मंत्री इस दौरे पर सबकी निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि 2017 में गृह मंत्री अमित शाह ने ऐसे ही यूपी प्रवास कर बीजेपी को बम्पर जीत दिलाई थी, जिसके बाद से पॉलिटिकल पंडित अमित शाह को बीजेपी का चाणक्य कहने लगे थे। और इस बार भी अमित शाह यूपी में हर जिले का दौरा करने के लिए तैयार है और ऐसे में बीजेपी को अपने चाणक्य से बहुत उम्मीदें हैं। और वहीं पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुटी है और इस बीच आज साफ हो जाएगा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री उम्मीदवार कौन होगा और दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक
अरविंद केजरीवाल आज मुख्यमंत्री उम्मीदवार की घोषणा करेंगे और केजरीवाल ने मुख्यमंत्री का चेहरा चुनने के लिए ऑनलाइन पोल लॉन्च किया था और इस पोल के नतीजों का ऐलान केजरीवाल आज करेंगे। और आम आदमी पार्टी के पोल में करीब 22 लाख वोट मिले, जिसमें वॉइस मैसेज और एसएमएस के जरिए अपनी पसंद बतानी थी और व्हाट्सएप और कॉल के जरिए राय बताने की सुविधा दी गई थी। और केजरीवाल ने 13 जनवरी को पंजाब की जनता से मुख्यमंत्री पद के लिए अपने पसंदीदा उम्मीदवार का नाम बताने की अपील की थी और इस बाबत उन्होंने एक मोबाइल नंबर भी जारी किया था। और केजरीवाल ने तब कहा था कि वो आप सांसद भगवत सिंह मान को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करना चाहते थे, लेकिन मान ने यह फैसला पंजाब की जनता पर छोड़ने पर जोर दिया। और केजरीवाल ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा था कि पंजाब में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार का नाम मंगलवार दोपहर 12 बजे घोषित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए दिल्ली में बीजेपी चुनावी मंथन चला और सोमवार की दोपहर से शुरू हुई बैठक देर रात तक चली और इस बैठक में बीजेपी ने तमाम बड़े नेता और यूपी बीजेपी के पदाधिकारी मौजूद रहे। और इस चुनावी महामंथन में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, बीएल संतोष, सुनील बंसल और यूपी बीजेपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान शामिल हुए। और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, अन्नपूर्णा देवी और संजीव चौरसिया जैसे नेता बैठक में मौजूद थे। और इस मंथन का मुख्य एजेंडा गठबंधन में दी जाने वाली सीटों का आंकड़ा तय करना था। और वहीं सूत्रों के हवाले से खबर है कि गठबंधन दलों को दी जाने वाली सीट की संख्या तय हो चुकी है। और बीजेपी कार्यालय में हुई इस चर्चा के बाद देर रात एक बैठक यूपी बीजेपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान के घर पर भी हुई, जहां सीट शेयरिंग को लेकर अपना दल की अनुप्रिया पटेल और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद के साथ लंबा मंथन चला। और अब बैठक का दौर आज फिर बीजेपी दफ्तर में होगा, जिसमें सीट शेयरिंग पर अनुप्रिया पटेल और संजय निषाद के साथ चर्चा होगी और अगर सब ठीक रहा तो इसका ऐलान भी हो सकता है। और बीजेपी ने शनिवार को उत्तर प्रदेश के लिए 107 उम्मीदवारों की घोषणा की थी और इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर शहर से चुनाव लड़ने और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के कौशाम्बी जिले की सिरातू सीट से चुनाव मैदान में उतरने की घोषणा की गई थी। और पार्टी ने जिन 107 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की थी, उनमें से 105 सीटों पर पहले और दूसरे चरण में मतदान होना है। और वहीं यूपी की 403 विधानसभा सीट के लिए तीसरे चरण में 59 सीटों पर और 23 फरवरी को चौथे चरण में 60 सीटों पर, 27 फरवरी को पांचवें चरण में 60 सीटों पर और 3 मार्च को छठे चरण में 57 सीटों पर और 7 मार्च को सातवें चरण में 54 सीटों पर मतदान होगा। और वहीं गौरतलब है कि 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को अकेले 312 और उसके सहयोगियों को 13 सीटों पर जीत मिली थी। और वहीं सत्ता गंवाकर प्रमुख विपक्षी दल बनी समाजवादी पार्टी सिर्फ 47 सीटों पर ही जीत हासिल कर सकी थी। और वहीं दिल्ली में सोमवार को 18,669 लोगों को बूस्टर डोज दी गई, जिनमें से 2,900 से अधिक स्वास्थ्य कर्मी शामिल है। और कोविन ऐप के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में सोमवार को 60 और उससे अधिक आयु वर्ग के कम से कम 6,439 लोगों को, जबकि 9,252 अग्रिम मोर्चा कर्मियों को टीके की तीसरी खुराक दी गई। और इसके मुताबिक दिल्ली में 15 से 17 वर्ष आयु वर्ग के 5.6 लाख से अधिक लाभार्थियों को अब तक टीके की पहली खुराक दी जा चुकी है, जिसमें सोमवार को दी गई 48,000 से अधिक खुराक शामिल है। और वहीं सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल 16 जनवरी को शुरू हुए टीकाकरण अभियान के बाद से अब तक दिल्ली में कोविड टीके की 2.85 करोड़ खुराक भी दी जा चुकी है। राष्ट्रीय राजधानी में गणतंत्र दिवस से पहले गाजीपुर की फूल मंडी के पास विस्फोटक आरडीएक्स बरामद होने के बाद दिल्ली पुलिस ने राजपथ और उसके आसपास की सुरक्षा काफी बढ़ा दी और करीब 300 सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं और चेहरे की पहचान करने वाले सिस्टम भी लगा दिए गए हैं। और नई दिल्ली के डीसीपी दीपक यादव ने कहा कि जवानों के लिए आतंकी खतरे के अलावा कोविड-19 के केस भी बड़ी चुनौती है और उन्होंने पुलिसकर्मियों से आवश्यक सावधानी बरतने के साथ ही
नई दिल्ली में सुरक्षा के इंतजाम बेहद कड़े रखने के निर्देश दिए और उन्होंने कहा कि नई दिल्ली के आसपास हमने किराएदारों और होटलों में विजिटर्स की सत्यापन प्रक्रिया तेज कर दी है और किसी भी अप्रिय घटना के लिए क्विक रिएक्शन टीमें तैनात की जाएंगी। और इसके साथ ही दीपक यादव ने बताया कि हम सुरक्षा घेरे में सेंध लगाने के लिए हम उड़ने वाली चीजों पर भी कड़ी नजर रख रहे हैं। और उन्होंने बताया कि हमने राजपथ के आसपास हमने 300 कैमरों के साथ चेहरों को पहचान करने वाले सिस्टम भी लगा दिए और इस सिस्टम में 50,000 संदिग्ध अपराधियों को डेटाबेस है। और दीपक यादव ने आगे बताया कि कोविड-19 से संबंधित प्रतिबंधों की वजह से सिर्फ 4,000 टिकट उपलब्ध होंगे और वहीं कुल 24,000 लोगों को ही इस समारोह में शामिल होने की इजाजत दी जाएगी। और दिल्ली की गाजीपुर फूल मंडी में हाल ही में मिले आईईडी में प्रयुक्त विस्फोटक सामग्री के पाकिस्तानी ड्रोन द्वारा पंजाब और जम्मू कश्मीर में गिराए गए खेप का हिस्सा होने का संदेह जताया गया है। और अधिकारियों ने सोमवार को एक जानकारी दी और उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में हुई बरामदगी और मंडी में मिले आईईडी में आरडीएक्स के इस्तेमाल के चलते इस मामले में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की भूमिका के संकेत मिले हैं। और वहीं गणतंत्र दिवस से पहले 14 जनवरी को गाजीपुर फूल मंडी में आईईडी मिला था और पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि आईईडी मिलने के बाद जांच के तहत गाजीपुर फूल मंडी से जुड़े लगभग 40 लोगों से पूछताछ की गई। हालांकि अभी तक मामले में कोई ठोस जानकारी नहीं मिल पाई है। 26 जनवरी 2022 को भारत अपना 73वां गणतंत्र दिवस मनाएगा और देश में हर साल इस दिन राजपथ पर गणतंत्र दिवस की परेड आयोजित होती है। लेकिन इस बार गणतंत्र दिवस की परेड निर्धारित समय से आधा घंटा देरी से शुरू होगी और 75 साल में पहली बार गणतंत्र दिवस परेड देरी से शुरू होगी और कोरोना प्रोटोकॉल और श्रद्धांजलि सभा की वजह से गणतंत्र दिवस परेड इस साल शुरू होने में देरी होगी। और पहले जम्मू कश्मीर में जान गंवाने वाले सुरक्षा कर्मियों को श्रद्धांजलि दी जाएगी और इसके बाद परेड शुरू होगी और परेड कुल 90 मिनट की होती है और हर साल 26 जनवरी को सुबह ठीक 10 बजे राजपथ पर शुरू हो जाती है। और लेकिन इस बार परेड 10:30 बजे शुरू होगी और ये परेड 8 किलोमीटर की होती है और परेड रायसीना हिल से शुरू होकर राजपथ इंडिया गेट से होते हुए लाल किले पर खत्म होती है। और परेड की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति और राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर माल्यार्पण कर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। देश में रोजाना 2.5 लाख से ज्यादा कोरोना मामले दर्ज किए जा रहे और अच्छी बात यह है कि दिल्ली मुंबई में कोरोना केस घटे हैं, लेकिन कई राज्यों में वायरस का प्रकोप बढ़ा भी है। और दिल्ली में सोमवार को पिछले 24 घंटों में कोविड के 12,527 नए मामले दर्ज किए गए, जो रविवार के 18,286 मामलों की तुलना में 31% कम है। और पिछले दिन 28 लोगों की तुलना में 4 कम 24 मौतें हुई और इस बीच दिल्ली की संक्रमण दर 27.99% है, जो रविवार को 27.87% से मामूली ज्यादा है। और एक्टिव कोविड मामलों में भी 79,819 मामलों से लगभग 6,000 मामलों की गिरावट के साथ 83,982 मामले दर्ज किए गए और कोविड से उबरने की दर 93.65% है। और दिल्ली में एक्टिव कोविड मामलों की दर 4.87% है, जबकि मृत्यु दर 1.47% है। और वहीं बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में सोमवार को कोविड-19 के 31,111 नए मामले सामने आए और जिनकी संख्या पिछले दिन के मुकाबले 10,216 कम रही। और राज्य में अब तक संक्रमण के कुल 72,42,921 मामले सामने आ चुके हैं। और महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 24 मरीजों की मौत के साथ ही राज्य में इस घातक वायरस से अब तक 1,41,832 लोगों की मौत हो चुकी है। और राज्य में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 122 नए मामले सामने आए हैं, जिसके साथ ही
ऐसे मामलों की संख्या बढ़कर 1807 तक पहुंच गई, जिनमें से 959 मरीज ठीक हो चुके हैं। और वहीं मुंबई में सोमवार को कोविड-19 के 5,956 नए मामले सामने आए, जिनकी संख्या पिछले दिन के मुकाबले 1,939 कम रही। और शहर में अब तक संक्रमण के 10,05,818 मामले सामने आ चुके हैं।